तो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं 17 नवंबर 2020 की न्यूज़ एनालिसिस का, हिंदू एनालिसिस का है। आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हमारे पास। तो पहले आज जो हमारे पास न्यूज़ है वो है विंटर सेशन पे, जो पार्लियामेंट की नहीं हो पाएगी कोविड-19 के केसेस की वजह से। पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 में आता है, पॉलिटिकल गवर्नेंस। आर्टिकल 85 के बारे में डिस्कस करेंगे, विंटर सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट सिंपल है कि जो विंटर सेशन होना चाहिए था लास्ट वीक ऑफ नवंबर, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ गए दिल्ली में। ठीक है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो तीन इंस्टेंसेस में देख सकते हो जो कि पास्ट है विंटर सेशन का, जो कि हेल्ड नहीं हो पाएगा 1975, 79 और 84 में। जनरली क्या होता है, जो कैबिनेट कमेटी होती है पॉलिटिकल अफेयर्स में, वो डिसाइड करती है डेट्स सेशन के और अनाउंस करती है कि उनको कैसे वो दे सकते हैं एमओपी को एटलीस्ट 2 वीक्स नोटिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सीसीपी है उसने कुछ ऐसा दिया नहीं है और गवर्नमेंट भी सोच रही है कि वो कंबाइन कर दे विंटर सेशन को और बजट सेशन को, जो कि यूजुअली बिगिन होता है February 1। आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेंशन करता है कि आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा 6 महीने से और उससे अधिक। ठीक है, दो सेशन के बीच में। अगर मानसून सेशन जो हुआ था पार्लियामेंट का सितंबर में हुआ है, तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है कि उनको विंटर सेशन होल्ड करना चाहिए मार्च 2021 से पहले। ठीक है। आर्टिकल 85 देख लेते हैं। आर्टिकल 85 क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको टाइम टू टाइम समन मतलब स्टार्ट करना चाहिए या मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स, बट बिफोर 6 मंथ शैल नॉट बी इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है न्यूज़ और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी है और जिसका आंसर नंबर ए है। तो आप लेफ्ट में देख सकते हो ये पूरा है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2021 के लिए। और ये जो आर्टिकल 85 है ये राइट में आपको दे रखा है। तो ये वही है, बस में एडिशन ये है कि समन कर सकता है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब प्रोगुलेट कर सकता है कि हाउस को, दोनों हाउस को, या डिसॉल्व कर सकता है। और हमें पता है यूजुअली 3 सेशन होते हैं, BMW विच इज़ बजट, मानसून, विंटर। ठीक है। जो कि इसका ड्यूरेशन ये होता है, फेब से मई होता है बजट, जून से सितंबर होता है मानसून, और विंटर होता है नवंबर से दिसंबर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि फेब और मई सबसे लंबा है, उसके बाद मानसून है जो कि जून जुलाई, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने का होगा, और विंटर होगा 1 महीने का। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, बजट बड़ा होगा, मानसून से कम होगा, और विंटर 1 महीने का होगा। ठीक है। दूसरी न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है करंट्रम। ये पेज नंबर 7 में है इसका। ये वही है जीएस पेपर 2, पॉलिटी और गवर्नेंस का है। आपको पता है आंध्र प्रदेश का जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जैसे उन्होंने 3 कैपिटल को प्रपोज करा था, जो कि YS जगन मोहन रेड्डी ने करा था, YSRCP गवर्नमेंट ने। जो प्रीवियस सेशन हुआ था असेंबली में, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है कि आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइज होगा और उसमें इंक्लूसिव होगा डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल 2020। इसके हिसाब से क्या होगा कि जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसका जो विशाखापट्टनम है, अमरावती है और करनूल है, वो तीनों कैपिटल होंगी। कैसे कैसे, एक होगी विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव, और करनूल होगी जुडिशल। ये कैपिटल होंगे। जो ये प्रपोजल है रिप्लेस कर रहा है पहले का जो प्लान है जो TDP गवर्नमेंट ने करा है, ऑफ बिल्डिंग अमरावती एज अ वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी। तो अभी ये बिल बहुत ही कंटेंशियस में आ गया और बहुत लीगल चैलेंज फेस कर रहा है। तो ये न्यू है इंडिया के लिए। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि जो राजस्थान का हाई कोर्ट है जो लोकेट होता है जोधपुर में, वो उसका जो उसका जो कैपिटल है, जैसे हमें पता है राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, जयपुर में हाई कोर्ट नहीं है, वो जोधपुर में है। तो ये एक चीज़ है। महाराष्ट्र का समर और विंटर कैपिटल है, ठीक है, नागपुर। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो है वो कैपिटल शिमला भी है और धर्मशिला भी है। ठीक है। और अगर बात करूँ JNK का, तो JNK का हमें पहले से पता है कि उनका भी ऐसे ही कुछ सीन था, जिसमें उनको श्रीनगर और जम्मू कैपिटल थी। उत्तराखंड का गैरसन और देहरादून कैपिटल है और जुडिशल जो सीट है वो नैनीताल में है। तो ऐसी चीज़ें हमने देख रखी है। वाई 3 कैपिटल टू हैव अ डिसेंट्रलाइज ग्रोथ। इसका ओरिजिन होता है 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट। कहाँ से होता है ये हम देखते हैं। कि इसी शिवरम कृष्ण कमिटी जो है, प्रोनाउंसिएशन में शायद गलत कर सकता हूँ तो माफ़ कर दो ना, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ आंध्र प्रदेश बाइफिकेशन, जो कि टर्न करता है इस कॉस्ट को, जो क्लेम करता है रीजनल इम्बैलेंस होती है डेवलपमेंट में। इसे कहा जाता है कि जो स्टेट है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि वो ग्रो करे, और एक मेगा कैपिटल सिटी होना चाहिए जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीज़ बोल रहा है कि रीजनल इम्बैलेंस तभी होता है जब एक सिटी ज़्यादा डेवलप कर देता है, बाकी जो मेजर
पोर्शन है उस स्टेट के वो डेवलप नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं बोल दूँ नोएडा के आसपास का एरिया बहुत डेवलप है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश डेवलप नहीं है इतना जितना वेस्टर्न है, तो वो चीज़ वैसी चीज़ होगी। तो उत्तर प्रदेश को भी डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात चल रही है अभी, पर अभी कुछ हुआ नहीं। अर्लियर इन 2010 जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने क्या करा था कि एक डिमांड को देखा था तेलंगाना स्टेट की, जिसमें बोला गया था कि बेसिकली बोला गया था रायसेलम और नॉर्थ कोस्टल आंध्रा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू हैदराबाद, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से ओरिजिन भी होता है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर रैशनल क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एक मेगा कैपिटल होगा वो अदर पार्ट ऑफ द स्टेट को निगलेक्ट करे, जैसे मैंने बताया। अगर 3 कैपिटल होंगे तो वो इंश्योर करेंगे डेवलपमेंट डिफरेंट रीजन का। अगर जैसे मान लो सेक्रेटेरिएट है विशाखापट्टनम, तो वो हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ रीजन लाइक विजयरंगम और श्रीकाकुलम, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है उस स्टेट में। इससे क्या होगा कि हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस मिल जाएगा, और वो प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो भी वहाँ पे चल रहे हैं। कर्नूल अगर उसका हाई कोर्ट होगा तो वो जस्टिस दे पाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को और इंटायर राय सीमा को, ठीक है, क्योंकि वो बैकवर्ड है। अगर हम कंपेयर करें आंध्र और तेलंगाना को हैदराबाद से। डिसेंट्रलाइजेशन एक सेंट्रल थीम है जो रिकमेंड करता है कि अ, हमें जितनी भी मेजर कमिटीज़ है उन्होंने रिकमेंड करा था कि हमें एक सूटेबल लोकेशन सेटअप करनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश की कैपिटल। मल्टीपल कैपिटल आइडिया नया नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज में भी प्रेवलेंट है। प्रेवलेंट मतलब कि एग्जिस्ट करता है, साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रिया है, बोलीविया है, और कुछ स्टेट्स इंडिया में भी है जो हमने यहाँ ऊपर देख रखा है। जो फर्दरमोर अगर बात करूँ आगे, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है 59% से 70% जीडीपी होता है, ठीक है। नेगेटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं इसका। नेगेटिव साइड, हाँ, नेगेटिव साइड इसके पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कैपिटल कैन बी चैलेंजिंग। तो पार्लियामेंट्री सेट ऑफ गवर्नमेंट हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पता है। वहाँ पे हमने इंडिया ने अडॉप्ट ये करा है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्लोजली कनेक्टेड होंगे। इसका एग्जांपल दिया है कि एक पॉलिसी है या बिल है जो बनाया गया है कैबिनेट के द्वारा, जो सेक्रेटेरिएट है विशाखापट्टनम में। द बिल हैज़ टू पास इन द लेजिस्लेचर इन द अमरावती, तो अमरावती जो बहुत दूर है वहाँ पे उनको पास करना पड़ेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो जो जजमेंट दी जाएगी वो हाई कोर्ट में दी जाएगी, जो कि और दूर है कर्नूल में। इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ेगा और पब्लिक अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। और ये यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इनके लिए नहीं, दिक्कत कॉमन पर्सन के लिए भी होगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल दे रखा है इसमें, कर्नूल से ट्रैवल करने में उनको 700 किलोमीटर लग जाएगा। अगर सेक्रेटेरिएट पर जा रहे हैं तो 700 किलोमीटर भी बहुत होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर सिंगल कैपिटल होगा तो वो रिड्यूस कर देगा टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू मनी, अगर कम टाइम लग रहा है और तो फिर पैसा भी ज़्यादा बन सकता है, वैसा वाला हिसाब है। लॉजिक नाइट में का यही है कि जो डेवलपमेंट होगा रीजन का वो हो सकता है पॉलिसी इंटरवेंशन से, लाइक इंडस्ट्री पॉलिसी बननी चाहिए वहाँ पे। इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करोगे कैपिटल को, तो कन्वीनियंस पे दिक्कत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीपल को भी दिक्कत करेंगे। अगर लॉजिस्टिकली हमने चीज़ें डिफ़िकल्ट करनी है तो ये बहुत ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, जो कि सेपरेट सिटीज़ में है, ठीक है। अगर इजी तभी होगा जो आसपास रहेंगे। तो यहाँ पे यही दिक्कत है। तो एंड में यही है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों कैपिटल बहुत दूर रहेंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत भी आ जाएगी। अगर काउंटर आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो आप लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करो ना, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में है। गवर्नमेंट का अगर गोल सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन है तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि अगर फाइनेंशियली स्ट्रेंथनिंग करो लोकल बॉडीज़ को, उनको पैसा दो ज़्यादा, तो ज़्यादा वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है लोकल बॉडीज़ के साथ यही आती है, उनको पैसा सही से नहीं मिलता नहीं है। अगर आप देखो लोकल बॉडीज़ का 11th और 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आते हैं इंपॉर्टेंट है, पैसे मिले वो काम करेंगे, और उन पर चेक करने के लिए आपका स्टेट गवर्नमेंट तो रहती ही रहती है, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव वे लग रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि 29 विलेजेस जो वहाँ पे हैं जिसके फार्मर्स के लैंड है अमरावती में, पहले तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था कि यार हम एक सिंगल कैपिटल बनाएंगे, बट अब वो बैकआउट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट जो है लोगों का सरकार पे वो ख़त्म हो रहा है, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें तो लैंड रिटर्न में मिलेगा, जो जितने भी फार्मर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम बहुत सारे कैपिटल बना रहे हैं जो कि
हम नया चीज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो जो भी गवर्नमेंट प्रॉमिस करेंगे उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका लैंड से उनको खाना मिल रहा है और उनकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। तो ये इसी वजह से लैंड एक्विजिशन ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स होंगे वो बेसिकली आर्टिफिशियली स्पाइक होंगे रियल एस्टेट प्राइसेस पे, और जो न्यू प्रपोज होगा वो कैपिटल रीजन और लैंड शार्क पे होगा, ठीक है ना। डिस्टिंग चैलेंजेस क्या है कि ये फोकस करेगा प्राइम गोल जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट और फ्यू पॉइंट्स जो इंश्योर करेंगे उस चीज़ को। फोकस होगा वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का और लिंक करेगा ग्रोथ सेंटर्स पे। रनिंग लेजिस्लेचर का मतलब यही है कि यहाँ पे बिजनेस जो रन करेंगे वो बेसिकली होगा जितने भी सेक्रेटेरिएट है जो 400 किलोमीटर दूर है वहाँ से, वो लॉजिस्टिकली हेल्प करेंगे, लेकिन वो एक तरह से इनएफिशिएंट होगा, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो बड़ी डिफिकल्ट होगा। आंध्र प्रदेश से हम ये सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र का जो एक्सपीरियंस है रनिंग विंटर सेशन इन नागपुर, वो एम करता है स्पेसिफिकली प्लेसिंग रीजनल सेंटिमेंट, रीजन की सेंटिमेंट है इसलिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को ये लर्न करना पड़ेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। जो सक्सेस है डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट का वो डिपेंड करता है वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो लिंक करेगा ग्रोथ सेंटर्स का। आंध्र प्रदेश के पास ये सारा चीज़ अभी नहीं है, तो यहाँ पे पहले इनको ये फोकस करना पड़ेगा। तो उन्हें बेटर कंडीशन करनी पड़ेगी, जैसे चेन्नई विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनको करना पड़ेगा। सेकंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए सिटीज़ के विद, जो प्रपोज ग्रोथ सेंटर्स है उनको डेवलप करना पड़ेगा, जो क्रिटिकल सेक्टर्स है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव बनेगा उसको और इधर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक और चीज़ बात कर रखी है कि यार यहाँ पे ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है बिल्डअप एरिया, पर यहाँ पे इंटेंस डेवलपमेंट भी ज़रूरत है, जो कि विशाखापट्टनम के पास अभी है नहीं। अगर बात करूँ यहाँ पे जो ये एक एग्जांपल दिया है कि बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम को भी वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज है पर इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वीक इंस्टीट्यूशन कैन नॉट रेगुलेट ग्रोथ। तो केएसजी कमेटी ने वार्न करा था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा विद रेफरेंस टू विशाखापट्टनम। आपको पता ही है अभी वाइजैक में जो गैस लीक हुई थी वो भी एक दिक्कत थी इन्वायरमेंट के लिए। जो हाँ ये इन्हें बताया कि एलजी पॉलीमर्स गैस लीक जो हुआ था उससे कितनी सिटी की वनरेबिलिटी पता चली थी। जो ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है अभी मास्टर प्लान का और स्ट्रेटेजिक प्लान का हुआ है, जो विशाखापट्टनम का मेट्रोपॉलिटन रीजन पे हुआ, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। पीपल शुड क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर। पीपल यहाँ पे गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का एक रोल आता है कि वहाँ पे लोगों को एम्पावर होना पड़ेगा और लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है आखिरकार, ठीक है। अगर मल्टीपल कैपिटल होंगे तो उसका भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा, और पैसा कहाँ से लेती है गवर्नमेंट, लोगों से। तभी जो भी टैक्स पेयर है, जो भी लोग हैं, उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई जा कहाँ रहा है पैसा। एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपका एम यही है कि एम्पावर करो लोकल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एम्पावर करना पड़ेगा। डेवलपमेंट थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन ये है कि मल्टीपल कैपिटल होंगे तो शुड नॉट बी। इसमें बेसिकली बोला कि मल्टीपल कैपिटल जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएगा डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। डेवलपमेंट ऑफ रीजन कब आएगा, जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे वेरियस अक्रॉस द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सिर्फ एक सेक्टर पे डेवलपमेंट करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट हु हैज़ द पावर टू डिसाइड। आर्टिकल 2 और 3 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट की, कि वो फॉर्म करता है, स्टैब्लिश कर सकता है और ऑल्टर कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है एक स्टेट को, ठीक है। जो कि उसके एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डोमेन में आता है कि वो किसी स्टेट को फॉर्म कर सकता है, उसकी बाउंड्री भी सेट कर सकता है, उसका नेम भी दे सकता है। जैसे गुरुग्राम हो गया, बाउंड्री सेट कर सकता है या नेम जो मैंने आपको बताई दिया है, और ये आर्टिकल 1 में आता है, ठीक है। पावर की स्टैब्लिश करने के लिए कि स्टेट की कैपिटल क्या होगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पावर भी अगेन पार्लियामेंट के हाथ में, ये आर्टिकल 2, 3 और 4 ये बोलता है, ठीक है। जो मैटर होते हैं कैपिटल के, कि अगर नया स्टेट फॉर्म हो रहा है वो भी पार्लियामेंट देखता है बाय लॉ, और ये कवर नहीं होता एंट्री लिस्ट इन लिस्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ स्पेसिफिकली बिकॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट शैल फॉस्टर द नीड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी without any political discrimination as to the development of a particular region of such state। ये सिंपल इसका एनालॉजी दिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो अपने लोगों के हिसाब से करेगी काम, ठीक है। लोगों के हिसाब से करेगी काम का मतलब है कि वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन को देख के काम करेगी, जहाँ से उनको वोट ज़्यादा मिल रहा है या उनको ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ से मिल रहा है, तो वो नहीं देख पाएगी जो पार्लियामेंट देखता है, इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन है कि जो पार्लियामेंट है वो ही लॉ को इनैक्ट कर सकता है, और वो भी कैसे कि वो जब आर्टिकल 3A C D
को इनैक्ट करेगा, ये उसको अमेंड करेगा, तो मतलब अमेंड इन द सेंस कि उसमें लॉ बनाएगा तो कर सकता है। जो करंट प्रपोजल है 3 कैपिटल का इन स्टेट, वो अभी तक उसका जो रिसीविंग नहीं आई है, कंसेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उसको अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये आगे पास नहीं होगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी भी है। तो आप ये देख सकते हो, इस मैप पे आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ आएगा कि कितना दूर है विशाखापट्टनम बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अनएबेटिंग अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए। अब क्या न्यूज़ ये है कि अभी जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया में उन पे बहुत अटैक हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है एक इंडियाज़ का लो रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कहा जाता है कि जो जर्नलिज्म है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि जर्नलिज्म रियलिटी को दिखाते हैं। ऑल्दो बड़ी सारी चीज़ें भी होती हैं कि वो कभी कभार रियलिटी नहीं दिखाते, बट बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट भी होते हैं जो रियलिटी दिखाते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है ताकि वो प्रोटेक्ट करे मीडिया पर्सन को और प्रोवाइड करे अकाउंटेबिलिटी, जो कि ऑन द लाइंस जो फ्रेम हुई है महाराष्ट्र के द्वारा। अगर हम बात करें 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो 39 जर्नलिस्ट मारे गए हैं ग्लोबली। ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन वर्ल्ड ओवर ये देखा जाता है कि जो यूएन ने बोला है जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा खतरनाक बोला गया है, क्योंकि यहाँ से अगर आप डेटा देखो 2006 से 2019 में, तो 1200 जर्नलिस्ट मरे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अगर एवरेज काउंट करूँ तो यहाँ पे एस्टिमेट कराया गया कि एक जर्नलिस्ट मरता है 4 दिन में। तो अनफॉर्चुनेटली इन जस्ट 1 to 10 केसेज किलर जो होते हैं कन्विक्टेड, वो फ्री हो जाता है क्योंकि एविडेंस नहीं होते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस का 2009 का जो डेटा है, ये बोलते हैं 32। अफगानिस्तान में 2016 में 10 लोग मारे गए और बाकी 2018 में मारे गए। ठीक है। जो अटैक हो रहे हैं जर्नलिस्ट पे, वो एक तरह से इसलिए हो रहे हैं, तो ये सिंपल बात है, उन लोगों को मारा जा रहा है जो बेसिकली एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से। और ये इंडिया में भी देखा गया है। इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन इंडिया, जो नंबर ऑफ जर्नलिस्ट है वो सब्जेक्ट हुए हैं इलीगल डिटेंशन के, टॉर्चर के और अटैक पे। ठीक है। बिकॉज उनका जो रिपोर्टिंग होता है वो सेंसिटिव इश्यूज़ पे होता है। तो तभी जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है उसमें आप देख सकते हो चीज़ें फिल्टर होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप जो रियल जर्नलिस्ट होता है वो अगर शोकेस करता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली फेस करना पड़ता है चीज़ों को। एक रिपोर्ट के द्वारा आप देखो एनजीओ में जो रिलीज हुआ है 2019 में, वो बताता है कि 40 आउट ऑफ 198 जर्नलिस्ट अटैक होते हैं इंडिया में 2014 से लेकर 2019 तक, और अटैक की वजह से मरे हैं। और ये जो जर्नलिस्ट है वो ज़्यादा मरते हैं स्मॉलर टाउन्स में। तो ये एक चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ मेट्रो टाउन्स में, वहाँ पे मरते हैं पर वो कम है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किलिंग ऑफ गौरी लंकेश जो 2017 में मरे थे बेंगलुरु, वहाँ पे जो बेंगलुरु का ही केस था, और वहाँ पे बड़े सारे लोग जानते थे इनको, इसलिए वजह से लोगों ने प्रेशर बनाया कि इनका मर्डर इन्वेस्टिगेट करो। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट जो इंडिया पे है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे जो 3 नाम अभी मेंशन है वो मारे मारे गए थे 2020 में एज पर द रिपोर्ट। तो आप 3 नाम देख सकते हो, पराग भूषण ये है, और इजरावेल मूसिस है, और एक शुभम मणि त्रिपाठी है। तो ये मरे थे इस साल, इनका देहांत हो गया था। अगर बात करें कि डिक्रीजिंग प्रेस फ्रीडम, ये ऑल्सो हाईलाइट करता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है वो रैंक होता है इंडिया में, वो कंटिन्यूसली डिटोरेट हो रहा है। ठीक है। अगर आपको देखो आप डेटा, तो 138 से 140 गया, 140 से 142 गया। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि हमारे लिए गलत बात है। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कंप्लाइंट होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। ठीक है। द रिपोर्टर ऑफ इंडिया हाईलाइट दैट डिस्पाइट नंबर ऑफ डेथ ऑफ जर्नलिस्ट इन 2019, देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट प्रेस फ्रीडम वायलेशन। प्रेस फ्रीडम वायलेशन हुआ है जिसमें पुलिस वायलेंस हुआ है जर्नलिस्ट के द्वारा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने मारा है। तो बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप लिंक पे जाके देख सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो। डिमांड फॉर न्यू लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट अटैक्स ऑन जर्नलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर करा जा रहा है कि यार इतने सारे अटैक हो रहे हैं जर्नलिस्ट पे, तो चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये अपील करी कि जो जस्टिस चंद्र मौलिया कुमार प्रसाद पे कर रहा है कि हमें एक इनैक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल लॉ, एक स्पेशल लॉ होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे जर्नलिस्ट को और स्पीडी ट्रायल दे पाए जो भी अक्यूज है या जो भी अटैक्स या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। पीसीआई का रिकॉर्ड इंडिकेट करता है 96% ऑफ द केसेस अटैक होते हैं जर्नलिज्म, वो एंड अप होते हैं विदाउट कन्विक्शन, मतलब उनको जेल वेल कुछ नहीं होती। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बन चुका है जिनने एक ऐसा लॉ एनैक्ट करा है जो प्रिवेंट करता है अटैक्स ऑन जर्नलिज्म। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप ये देख सकते हैं महाराष्ट्र मीडिया पर्सन एंड मीडिया इंस्टीट्यूट एक्ट 2017। स्पेशल फीचर देख लेते हैं इसका महाराष्ट्र लॉ का। ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मीडिया पर्सन विदाउट वाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़। अगर वो ड्यूटी करें, अगर आप उन पर वायलेंस करते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है।
जो भी वायलेंट कर रहा है। पनिशमेंट भी यहाँ पे पनिशमेंट है कि अगर वायलेंस कर रहे हो आप मीडिया पर्सन के अगेंस्ट, तो वो पनिश होगा 3 साल तक के लिए या 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर। पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो डीएसपी होगा, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके जज पे जाएगा। नेचर ऑफ ऑफेंस भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल जो होगा वो को डिसाइड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जो कि फर्स्ट क्लास का होगा। कंपनसेशन फॉर डैमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एडिशन देखो कि पनिशमेंट और ऑफ इम्प्रिजमेंट जो फाइन है ऑफेंडर को एक लाइबल होगा कि उनको पे करना पड़ेगा कंपनसेशन फॉर द डैमेज, जो कि डिटरमिन करेगा कोर्ट। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये होगा जो ऑफेंडर होगा वहाँ उनको एक लाइबिलिटी रहेगी कि उनको पे करना पड़ेगा मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय मीडिया पर्सन। ठीक है, जो कि इनको मारना है जिसने कमिट करा है पर उसने कोई कंपनसेशन पे नहीं करा, ना मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं पे करा, तो हम क्या, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये करेगा कि उसको ऑर्डर देगा कि जो भी कन्विक्ट है उसके कुछ लैंड का जो एरिया है वो पकड़ लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा। ठीक है। मीडिया पर्सन मिसयूजिंग दिस एक्ट, अगर कोई मीडिया पर्सन विलफुली इसको मिसयूज़ करता है तो वो एक मैलिसियस पर्पस के लिए अगर वो करता है या फेल्स और फॉल्स कंप्लेंट करता है अंडर दिस एक्ट, तो उसको भी जेल होगी। टिट फॉर टैट वाला हिसाब यहाँ पे कि अगर, क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉ किसी की फेवर बनता है तो वहाँ पे लोग कभी कभार मिसयूज़ कर लेते हैं। अ क्रिएशन कार्ड ऑफ मीडिया पर्सन टू बी रिवोक्ड इफ फाउंड मिसिंग द एक्ट, कुछ मीडिया पर्सन जो अरेस्ट हुए हैं अगर वो मिसयूज़ कर रहे हैं एक्ट का, तो वो इंटाइटल नहीं होंगे इस बेनिफिट का। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने दे रखा है मीडिया पर्सन को, तो वो रिवोक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ऑल्सो इनेक्टेड अ न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी एक फाइनल स्टेज पे दे रखा है एक लॉ को इनेक्ट करने के लिए, जो कि होगा छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट। ठीक है, ये ड्राफ्ट अभी भी चल रहा है और ये इंटेंड करता है प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया। कमेटी जो बैठी है प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन का, ये भी देख लेते हैं। एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा है कमेटी जो प्रोटेक्ट करेगी मीडिया पर्सन को, जो स्टेट लेवल कमेटी होगी, डील करेगी कंप्लेन ऑफ हरासमेंट, इंटिमिडेशन और वायलेंस और प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट ऑफ मीडिया पर्सन। जो कमेटी होगी वो भी कंप्राइज होगी पुलिस ऑफिसर, जो कि उसका जो रैंक होगा वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल से कम नहीं होगा। ठीक है ना। या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन होगा, या 3 मीडिया पर्सन होगा जो कि एटलीस्ट 12 ईयर्स के लिए स्टैंडिंग होंगे और एटलीस्ट एक उनमें से मूवमेंट होगी। मीडिया पर्सन अपॉइंट होंगे एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर 2 ईयर्स, और वो उनका जो ऑफिस होगा वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। कवर वाइडर एरियाज इंक्लूडिंग ऑफेंसेस, लॉ का वाइडर डेफिनेशन होता है जर्नलिस्ट का, कवरिंग ड्राइवर्स और रिलेटिव्स का जो जर्नलिस्ट है, और कन्विक्शन पे जो अटैकर की एक लाइबिलिटी रहेगी कि वो पनिश करे अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी, और जो भी पब्लिक सर्वेंट गिल्टी के लिए फाउंड होगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगी अप टू 1 ईयर्स और या 10,000 का जुर्माना। कंक्लूजन का ये आर्टिकल कंक्लूड करता है कि सिमिलर लॉ हर स्टेट में होना चाहिए ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया का प्रोटेक्ट करें। नीडेड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन सेटअप विद टेक्नोलॉजी आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 6 का आर्टिकल है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, GS3 आईसीटी सेक्टर। ठीक है। ये आर्टिकल जो अपीयर होता है न्यूज़पेपर में, कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि अभी आजकल क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं, जैसे आईसीटी में बदल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक रेडिकल शिफ्ट करा है स्ट्रक्चर में और उनका प्रोसेस में, ताकि वो बेनिफिट करे आईसीटी को। अब क्यों ज़रूरत है इसको रीओरिएंटेट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो आईसीटी बेसिकली जो है वो डीप इंक्लूड करता है हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। अगर आप देखो कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो, वहाँ पे ड्रोन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रिसाइज फार्मिंग हो सकती है, वेदर फोरकास्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग हो सकती है, रोबोटिक्स हो सकती है, 3D प्रिंटिंग हो सकती है। सर्विस सेक्टर में बिग डेटा का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होता है। तो आईसीटी हर सेक्टर में काम आता है। अगर इसमें एग्जांपल दिए, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आज की जो मॉडर्न कार है वो 40% उनका जो कंपोनेंट होता है आईसीटी बेस्ड होता है। ठीक है। और उनका जो अडॉप्शन होता है वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पे होता है, और जो परसेंटेज होता है आईसीटी बेस्ड कंपोनेंट वो और बढ़ेगा आगे जाके जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो वेल इक्विप्ड नहीं है इसको बेनिफिट को रीप करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली मल्टीपल मिनिस्ट्री बना रखी है, डिपार्टमेंट बना रखी है, ताकि वो डील करे इस इशू में। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, ऐसी कुछ मिनिस्ट्री है। ये जो मिनिस्ट्री है ये, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगी जो ले डाउन करेगी पॉलिसीज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी ले डाउन करेगी प्रिंसिपल जो आईसीटी की लिए होगी इंडियन इकोनॉमी में। अनलेस कोई कन्वर्जेंस नहीं होगा पॉलिसी में, तो वो जो जितने भी इंडिविजुअल मिनिस्टर है वी, तो तब तक वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा एवरी सेक्टर पे। तो यहाँ पे सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। वे फॉर्म में है कि टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग न्यू बिजनेस है, और वो
जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट पॉलिसी होनी चाहिए वो हार्नेस करना चाहिए टेक्नोलॉजी को सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ये एड्रेस करना चाहिए ग्रेटर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, कैसे सेटअप करने के बाद इंटर सेक्रेटेरियल टीम जो कि सेटअप करेगी सेपरेट टेक्नोलॉजी सेल्स मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में। कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि गवर्नमेंट को नई चीज़ नया रेडिकल शिफ्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यही न्यूज़ है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, जो फिफ्थ न्यूज़ है वो इंडियन इकोनॉमी की एफडीआई कैप इन डिजिटल मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्या हो गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली क्या करा है, एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी करा है जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को कंप्लाई करता है 26% कैप का एफडीआई पे। अभी नोटिफिकेशन जो है रिट्रीट करेगा, कैबिनेट डिसीजन अनाउंस करेगा लास्ट ईयर। एफडीआई पॉलिसी जो है अपलोडिंग कर रही है, स्ट्रीमिंग कर रही है न्यूज़ और करंट अफेयर्स को डिजिटल मीडिया के थ्रू। एफडीआई जो अलाउ कर रहा है डिजिटल मीडिया वो अपलोड कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है न्यूज़ और करंट अफेयर्स को। लेकिन यहाँ पे अभी कैप है 26% का, तो ये अलाउ करेगा गवर्नमेंट रूट के द्वारा। और ये एप्लीकेबल होगा डिजिटल मीडिया पे जो आ रही है, स्ट्रीम हो रही है, न्यूज़ आ रही है और वेबसाइट आ रही है। न्यूज़ एजेंसीज को करेगा जो गैदर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूज़ टू डिजिटल मीडिया। न्यूज़ एग्रीगेटर्स को करेगा जो न्यू कंटेंट दे रहे हैं, जैसे न्यूज़ वेबसाइट होगी, ब्लॉग्स होगी। तो बेसिक यही है कि एफडीआई कैप है प्रिंट मीडिया में 26%। ठीक है। सिक्स न्यूज़ है, वाई व्हाट्स बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूटोपियन गवर्नमेंट एंड टाइगर रिपेलिंग। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यूपीएससी से रिलेटेड है ये। यूथोपिया गवर्नमेंट जो है अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अबियम अहमद है जो एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट? ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है, टाइगरे पीपल लिबरेशन फ्रंट, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया उसका नाम का। विच मिलिशिया कम पॉलिटिकल पार्टी विच डोमिनेट्स द नॉर्दर्न टाइग्रे रीजन ऑफ यूथोपिया। यूथोपिया का नॉर्दर्न रीजन को ये डोमिनेट करता है। यूथोपिया गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो कैंपेन हो लिमिटेड हो, लेकिन 2 वीक्स के बाद जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्नोबॉल हो गया एथनिक वॉर में, तो फिर यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करा यूथोपियन गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद कर रहे टीपीएलपी की, ये 1975 में आया था, 1975 इंपॉर्टेंट है। और ये एक पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रेजिडेंट आर्मी ग्रुप था जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लड़ रहा था। डर्ग, जो ये लेफ्टिस्ट डर्ग जो स्टैब्लिश हुआ था इससे 1 साल पहले हुआ था, लेकिन 1987 के बाद इन्होंने नाम चेंज कर लिया। पर ये पावर में रहा था 1991 तक। पीपीएलएफ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, जो जुंटा को आउस्टिंग करती थी और ये वेलकम करती है नेशनल हीरोज़ को। और जो लीडर ऑफ एनपीएलटी है, जो लीडर है एनपीएलटी का, वो है मीज जनीवाई, प्रोनाउंसिएशन दोबारा से गलत हो सकती है इसका नाम का। वो इंटरिम प्रेसिडेंट था 1991 में, और बाद में फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना 1995 का। और जेनवाई जो था एक आर्किटेक्ट था यूथोपियन एथनो फेडरल सिस्टम का, और मेन पावर में रहा था 2012 तक। जो कोलिशन थी ई पी आर डी एफ लेड बाय जेनोमई को क्रिटिसाइज करा गया था क्योंकि वो बहुत अथॉरिटेटिव हो गई थी, क्योंकि आपको पता ही है पावर जब आई थी तो लोग जो हैं वो पावर हंग्री हो जाते हैं। इसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन 2018 में मिस्टर एबी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो चूजन करे गए थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, ग्रोइंग प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से। क्रिटिसिज्म क्या है? ई पी आर डी एफ का कोलिशन का क्रिटिसिज्म यही है कि ये प्रोवाइड करती है यूथोपिया को, ऑल्दो एक स्टेबल गवर्नमेंट 17 ईयर्स तक रही थी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करी थी, बट इसका एथनो फेडरल अरेंजमेंट अभी भी क्रिटिसाइज होता है। टाइगरी पीपल जो है सिर्फ 6% ऑफ द पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 34% है, और एम आर एस 27% है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा है। वाइल जो टी एल पी एफ है वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल पावर थ्रू ई पी आर डी एफ। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट किया एलिज्ड मार्जिनलाइजेशन। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कर्व कर रहे थे इसकी डोमिनेशन टी पी एल एफ की जो गवर्नमेंट थी, बाई रिमूविंग इसके कुछ की गवर्नमेंट पोस्ट और रिलीज कर देते पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और ये इंक्रीज़ कर रहे हैं मीडिया फ्रीडम को। ये रीच आउट हुए यूथोपिया पे, और यहाँ पे एक एनिमी जो थे टी पी एल एफ के, वो एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं इनके साथ, इस रीजन के साथ। तो ये इथरिया एक अगेन अफ्रीकन कंट्री है, इथरिया बॉर्डर करती है, तो वहाँ से शायद सपोर्ट लिया इन लोगों ने और इसके अगेंस्ट लड़े। अभी जो है अभी प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के, वो फर्स्ट ऑर्मो लीडर थे, प्रॉमिस करा था कि उसके एक्शन एथनिक कैलकुलेशन पे नहीं होंगे, बट उनका एम होगा डेमोक्रेटाइजिंग द इथोपियन सोसाइटी, मेकिंग पीसफुल विद नेबर। ठीक है, पीसफुल रिलेशन विद नेबर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। टेंशन कैसे राइज हुई? जब एबी ने एक नया पॉलिटिकल कोलिशन फॉर्म करा जिसका नाम था प्रॉस्पेरिटी पार्टी, जिसमें ई पी आर डी एफ ने ज्वाइन करा एक्सेप्ट टी एल पी एफ। तो टी एल पी एफ ने ऑब्वियसली इसको देखा गया कि यार यहाँ पे हमारी पावर लूज हो रही है, और अब मिस्टर एबी अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं और इनको मार्जिनाइज कर रहे हैं। तो अगस्त 2020 में क्या हुआ कि मिस्टर एबी ने पोस्टपोन कर दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन कोरोना वायरस की वजह से। टीपीएलएफ ने इसको एक ऐसा मौका दिखा कि अब पावर ग्रैप हो सकता है, तो टीपीएल ने एक इलेक्शन हेल्ड करे नॉर्दर्न रीजन इन डिफाइंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, डिफाइंस की मतलब कि ऑर्डर के अगेंस्ट गए वो लोग। बट लेटर क्या हुआ, टीपीएलएफ अटैक हुई
मिलिट्री कमांड में जो टाइगरी रीजन में था, और कैप्चर कर लिया मिलिट्री हार्डवेयर जो प्रॉम्प्ट करता था मिस्टर एबी को डिक्लेयर अ मिलिट्री, जो प्रॉम्प्ट करा मिनिस्ट्री मिस्टर एबी को कि वो मिलिट्री ऑपरेशन डिक्लेयर करें। जो पॉलिटिकल कॉन्सेंस क्या है कि एबी जो थे उनने आउटरीच करा इथ्रिया का, और आउटरीच करा टीपीएलएफ को, ताकि एक लॉन्ग वॉर हो जाए। ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिटिकल कॉन्सर्न में यही है कि एबी आउटरीच कर रहा है इथेरिया का, क्योंकि टीपीएलएफ ने पहले ही एक लॉन्ग वॉर लड़ी थी इथेरियन गवर्नमेंट के साथ टाइगरी रीजन में। टाइगरी रिबेल ने वही अपने फायर रॉकेट्स सेंड करे इथेरिया में और अम्हारा रीजन में, ताकि वो अपना डोमिनेंस दिखाए और थ्रेटन करे रीजनल वॉर को। जो शॉर्ट ऑपरेशन था वो बहुत ज़्यादा फैल सकता था, और यहाँ पे टाइगर रिबल्स बहुत थाउजेंड में थे जो लड़ने वाले थे, जिनके पास एक्सपीरियंस था रेजिस्टिंग द दर्ग रिजीम। तो टाइगरी रीजन जो शेयर करता है बाउंड्री बाउंड्री को सूडान के साथ, वो भी इंजॉय करता है गुड रिलेशन। सूडान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इथोपिया के साथ भी है। ठीक है। अगर क्या होगा कि ये नए सुदनीस रीजन सपोर्ट करेंगे टीपी एल एफ को, तो शेड्यूल जो स्ट्रगल है वो बहुत ही लंबी चलेगी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट के नाम पे ये है कि एक आर्म स्ट्रगल चल रहा है अभी भी टाइगर रीजन ऑफ यूथोपिया, और इथोपिया गवर्नमेंट जो लेड करा है मिस्टर एबी, वो आएंगे ये ओरमो एथनिक ग्रुप के लिए। और यहाँ पे मिकेला जो है सीट ऑफ पावर है टाइगरी पीपल के लिए। अडीस अबाबा कैपिटल है इथोपिया का। और एक और आपको फन फैक्ट बता दूँ कि अदीस अबाबा भी एक उसका अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट एथनिसिटी इथोपिया में क्या है, टाइगरी, ओरमो और एम्हारा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो बेयर विद मी। इसके आगे हम बात कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनट कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है यूथोपिया सबसे नीचे, सोमालिया के पास से बॉर्डर करता है। इसके ऊपर अदीस अबाबा है कैपिटल, उसके ऊपर अम्हारा है, फिर टाइगर है, और राइट में मैकेले है, और रिफ्यूज ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको समराइज कर सकते हो। मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये समराइज्ड है कि यहाँ पे अदीस अबाबा कैपिटल होगी। एथनिसिटी ये है, कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ये आप सोमालिया और इथोपिया को देखोगे ना, ये पूरा हॉर्न जैसा बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सातवां है जो न्यूज़ है वो है फॉलन थ्रू द क्रैक्स। ये सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए। और प्रीलिम्स में बात करूँ तो सोशल इशू में आता है। ठीक है। अब क्या 2020-25 एनिवर्सरी मार्क कर रहा है अडॉप्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो डील करता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें कुछ कुछ डायमेंशन है, 3 डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है। स्टेटस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, रीजन फॉर डिक्लाइन इन फीमेल एल पी एल एफ पी आर, इफेक्ट्स ऑन ऑफ पैंडमिक ऑन वुमेन। जो स्टेटस है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, ये देखते हैं। ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उसमें इंडिया रैंक करता है 149 अमंग 153 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी। और इसमें हमें ये पता चलता है कि वुमेन जो है वो पेड लेस होती है वेजेस पे एज कम्पेयर टू मैन, जो कि सही है। ठीक है। 143 अमंग 153 कंट्रीज, हमारी रैंक अभी भी बहुत कम है। ये एक चीज़ एविडेंट है, आप देख सकते हो 2019 का जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, वो हाईलाइट करता है कि जेंडर वेज गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट है एशिया में, अगर बात करूँ, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। फर्दर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे आपको पता ही है, काम वाले भाई, ये सारी इनफॉर्मल सेक्टर, और मतलब और भी सारी चीज़ें आती हैं इनफॉर्मल सेक्टर, ये सिर्फ इसलिए नहीं आती, बट बहुत सारी चीज़ों में इनफॉर्मली काम करते हैं। तो उनको एक्सेस नहीं होता मिनिमम वेजेस का और कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का। एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% वुमेन काम करती हैं एज अ एग्रीकल्चर वर्कर्स, बट उनको कुछ मिनिमम गारंटी या मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, ये एक चीज़ है। अगर आप बात करो मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो आप देख सकते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो रेट 2017 से 18 इतना है रहा है। जैसे 49.8% का है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जैसे 75% मेल है और बाकी फीमेल है 25.3%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेल कितने ज़्यादा है। फीमेल LPFR जो है रूरल एरियाज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो आपको समझ आता है इस डेटा से। डिक्लाइन इन द टोटल फीमेल LPFR 45.2 से 25.3 चला गया। ठीक है, और आप डेटा और भी देख सकते हो। तो रीज़न में बात कर लेता हूँ सीधी कि रीज़न क्यों है ये डिक्लाइन। ठीक है। अब 3 रीज़न है इसमें, आप सप्लाई साइड में देख सकते हो कि जो वुमेन है वो हायर इन्वॉल्वमेंट का है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और जितनी भी वुमेन है वो हाउस होल्ड ड्यूटी अडॉप्ट कर रही हैं। तीसरा है कल्चरल फैक्टर्स जो है सोशल कंस्ट्रेंट या पेट्रियार्कल नॉर्म्स। डिमांड साइड की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर में है वो डिक्लाइन नहीं हो पा रहा, अकॉम्पनी नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स इकोनॉमी में इतना नहीं है अभी जॉब क्रिएशन, इसी वजह से एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। डिक्लाइन इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, ये भी एक रीज़न है, तभी लोग जो वुमेन है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करिए। और वेज गैप आपको पता ही है कि कितना डिफरेंट है। ठीक है। हाउ लॉकडाउन हैज़ अफेक्ट वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 39% जो वुमेन है वो लॉस हो गई है उनकी जॉब्स फ्रॉम अप्रैल टू मई 2020 एज कम्पेयर टू 29% मैन। लोअर डिमांड होती है फीमेल लेबर की एग्रीकल्चर में और अलाइड एक्टिविटीज़ में। अगर आप रेन फेड एग्रीकल्चर एरियाज में देखो तो वहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है
अभी समझ लेते हैं लॉकडाउन की वजह से वुमेन क्यों लॉस देयर जॉब, उनकी जो जॉब है वो क्यों चली गई। क्योंकि अब क्या हो गया, इनफैक्ट एरियाज़ के में इस मंथ में क्या होता है कि मार्च से मई में एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही, और जो इरीगेटेड एरियाज़ में होती है वहाँ पे हार्वेस्टर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, पर वो मैकेनाइज्ड होते हैं जो नॉर्थन इंडिया में होते हैं। और मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, जो फैमिली होती है वो फैमिली लेबर को रिजॉर्ट करती है रादर देन लेबर को हायर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन का डर भी रहता है। वुमेन एक कंसिडर करी जाती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर इन डेयरी सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। ड्यूरिंग लॉकडाउन डिमांड ऑफ मिल्क वॉज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गई थी मिल्क की डिमांड, इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी इंपैक्ट आया। तभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन कम हो गया है ना। सिर्फ ये इनफॉर्मल सेक्टर में आप देख सकते हो तो उसकी बात कर रहे हैं। इट वॉज इम्पैक्ट ऑन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है कि जो वुमेन काम कर रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गया नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, या होटल में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, ये भी इम्पैक्ट करा गया है, ठीक है। अब ये तीसरा फैक्टर ये है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा, ठीक है। मनरेगा में वुमेन का जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, इसी वजह से लॉकडाउन के दौरान, इसी वजह से, ठीक है। वुमेन जो काउंट करती है मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स अंडर मनरेगा। हाउएवर मनरेगा वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था फर्स्ट मंथ ऑफ लॉकडाउन, इसी वजह से वुमेन की जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन कम हो गई थी, वुमेन पार्टिसिपेशन कम हो गया था। आगे क्या करना चाहिए हमें, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली 3 उन्हें बिल पास करें लेबर कोड के लिए, जो सिंप्लीफाई करते हैं लेबर कोड को, रिड्यूस करते हैं बर्डन और बूस्ट करते हैं क्रिएशन। ऑथर का ओपिनियन ये है कि जो 3 लेबर कोड है उनको जो एक्सपेक्टेडली फेल हुए हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोविजन को ऐड नहीं करते, जैसे हो गया रिड्यूस द गैप, जेंडर वेज गैप, और इम्प्रूव कंडीशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये इसी वजह से ऑथर फील करता है कि अभी भी ये अच्छी तरह से नहीं हो रहा। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दिया है कि लेबर कोड जो है वो अलाउ करेगा वुमेन को नाइट शिफ्ट में, ठीक है। हाउएवर ये नहीं हो पाता क्योंकि सेफ्टी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कंपनी होती है उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वुमेन सेफ्टी के लिए, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी देखनी पड़ेगी, जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जैसे उनके लिए टैक्सी करना या बड़ी सारी चीज़ें, तो वो भी एक इशू रहता है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड देयर इज नीड टू इनकॉपरेट जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी होनी चाहिए, और जो रूल्स होने चाहिए लेबर कोड के इंप्रूव होने चाहिए वुमेन को, और जेंडर वेज गैप कम होना चाहिए, और फीमेल पार्टिसिपेशन इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। बस ये इतना ही है यहाँ तक। आपको अगर चैनल अच्छा लगा और मेरा जो मैंने एनालिसिस दिया है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको मैं कल मिलता हूँ, बाय।